हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 2 आ रहा है। अपन ने पिछली क्लास में कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लिया था और मैंने बताया कि मसल्स टिश्यू और नर्वस टिश्यू को अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। जब अपन मस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तब मसल्स टिश्यू पढ़ेंगे एंड जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे। आज अपना जो टॉपिक है वो अब कुछ टॉपिक इसमें बचे हैं जो इस चैप्टर में छोटे छोटे एक या दो क्लास के उनको अपन देखते हैं। जिसमें पहला आता है टिश्यू रीजनरेशन। पहला टॉपिक आता है टिश्यू रीजनरेशन। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने इस चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी तभी मैंने आपको एक चीज बताया था टिश्यू रीजनरेशन के बारे में कि मैक्सिमम टिश्यू रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है वो होती है एपिथेलियल टिश्यू में। एपिथेलियल टिश्यू में मैक्सिमम टिश्यू रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, जबकि मिनिमम कैपेसिटी होती है वो होती है नर्वस टिश्यू में। ठीक है। और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी आपको बताने की कोशिश करी थी कि जैसे कोई आपकी स्किन होती है उसमें डेड टिश्यू होते हैं, डेड सेल होती है, वो तुरंत रीजनरेट कर जाती है। मतलब कि कुछ ही टाइम में यदि कोई टिश्यू डैमेज होता है वो रिपेयर हो जाता है। लेकिन नर्वस टिश्यू ऐसा होता है, यदि आपका सीएनएस की बात करें, न्यूरॉन की बात करें, यदि एक बार डैमेज हो जाते हैं तो फिर ये दोबारा रिपेयर नहीं होते। ये एक बार डैमेज होने के बाद दोबारा रिपेयर नहीं होते नर्वस टिश्यू। हो सकता है आपकी कार्डियक मसल्स होती है उसकी भी यही कहानी होती है कि डैमेज होने के बाद बहुत धीरे धीरे बहुत स्लो ये रिपेयर होते हैं। ठीक है। तो इस टाइप पे कि टिश्यू रीजनरेशन के बेस पे टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कितने पार्ट में? थ्री पार्ट में टिश्यू को डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है क्विकली रीजनरेशन। पहला पार्ट है क्विकली रीजनरेशन। सेकंड है इनफ्रीक्वेंटली रीजनरेशन। इनफ्रीक्वेंटली रीजनरेशन। एंड थर्ड एंड लास्ट पार्ट है वो है नो रीजनरेशन। नो रीजनरेशन। ठीक है। क्विकली रीजनरेशन का मतलब है कि बहुत फास्ट वो रिपेयर कर लेते हैं डैमेज टिश्यू को, बहुत फास्ट स्पीड से वो रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। इनफ्रीक्वेंटली का मतलब कि स्लो रीजनरेशन होता है इसमें। इसमें स्लो रीजनरेशन होगा कि जो पार्ट है वो डैमेज पार्ट है वो रिप्लेस बहुत स्लो स्लो होगा। लेकिन नो रीजनरेशन का मतलब कि बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा स्लो स्पीड होगा या रीजनरेट या टिश्यू रिपेयर ही नहीं होगा। इसमें यदि अपन फर्स्ट देखते हैं तो फर्स्ट देखते हैं अपन क्विकली रीजनरेशन। क्विकली रीजनरेशन। ठीक है। तो क्विकली रीजनरेशन में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कंटिन्यूस सेल रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे कंटिन्यूस सेल का रेप्लिकेशन होता है, मतलब कि नई सेल आती रहती है, डैमेज होगी सेल, दोबारा नई सेल आ जाएगी। इसमें मेनली मैंने आपको बताया कि इसमें मेनली जो टिश्यू आता है वो आता है एपिथेलियल टिश्यू। मेनली इसमें एपिथेलियल टिश्यू है वो बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, रिपेयर कर जाते हैं। वैसे इसके एग्जाम्पल की यदि अपन बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं तो लिखना स्किन। मैंने बताया कि एक बार यदि आपकी स्किन डैमेज हो जाती है तो विद इन 2 या 3 डेज के अंदर उसमें नए टिश्यू आ जाते हैं, नए ग्रेन्युलर टिश्यू, इन्फ्लामेशन होता है, वुंड हीलिंग हो जाती है। ठीक है। नए टिश्यू बहुत जल्दी आ जाते हैं उसमें, है ना। ऐसे ही म्यूकस मेम्ब्रेन भी आपको आखिर में बताऊंगी म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है। लेकिन अभी आप जान लो कि जो आपके ओरल कैविटी में किसी के अल्सर हो गए, छाले हो गए, यदि किसी के मुंह में छाले हो गए तो मुंह में भी तो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो वो छाले भी आप देखते हो कि विद इन ए डे या 2 दिन में थोड़ा सा आप बीकासोल कैप्सूल ले लो, 1 या 2 दिन में वो दोबारा क्या हो जाते हैं, रिपेयर हो जाते हैं। तो बहुत क्विकली ये रिपेयर होते हैं, है ना। इवन आपके ग्लैंड्स में भी तो एपिथेलियम टिश्यू होता है, तो ग्लैंड्स की भी यही कहानी होती है कि यदि ग्लैंड्स एक बार डैमेज होगी तो वो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाती है, वो उनमें वुंड हीलिंग बहुत फास्ट होती है। तो अपन इनको बोलते हैं कि क्विकली रीजनरेशन इनमें देखने को मिलता है। इसके बाद यदि अपन सेकंड देखते हैं तो आता है इनफ्रीक्वेंटली रीजनरेशन। इनफ्रीक्वेंटली रीजनरेशन। इनफ्रीक्वेंटली रीजनरेशन में क्या होता है कि यहाँ पर मेनली ये देखने को मिलता है आपके कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलता है मेनली। इसमें भी देखो वैसे तो एबिलिटी होती है
एबल टू रीजनरेशन, एबिलिटी होती है इनमें भी रीजनरेशन करने की, लेकिन इतना क्विकली नहीं कर पाते, ये स्लो रीजनरेशन कर पाते हैं, स्लो रीजनरेशन। जैसे कि ये जहां पर 2 या 3 दिन में कर पाता था, ये 10 से 12 दिन ले लेगा, है ना। मतलब कि लिख सकते हो नॉट फ्रिक्वेंटली, ये फ्रिक्वेंटली नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं इनफ्रिक्वेंटली रीजनरेशन। इसमें मेनली मैंने बात की थी, इसमें एग्जांपल की बात करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या देखने को मिलता है? कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है। साथ भी आप कुछ ऑर्गन देखना चाहते हो, लिवर, किडनी। आपने सुना होगा कि अपना लिवर एक बार डैमेज हो जाता है तो उसके बाद भी इसमें रिपेयर होने की कैपेसिटी है। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उसका लिवर डैमेज होता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कहता है कि आप कुछ दिन अल्कोहल को छोड़ दीजिए तो लिवर है वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 या 3 दिन में ही हो गया, उसको रीजनरेट होने में लग जाता है कि महीने महीने लग जाते हैं। इसमें स्लो रिकवरी देखने को मिलती है। ऐसे अपनी किडनी में भी यदि किसी इंफेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है, किडनी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है, तो उन सब चीजों में अपन को क्या देखने को मिलता है कि यदि इन्फेक्शन ठीक हो जाता है थोड़े दिन में, तो इन्फ्लामेशन ठीक हो गया थोड़े बहुत दिनों में, तो वो पहले जैसी किडनी बन जाएगी 1 या 2 महीने बाद। ठीक है, तो ये देखने को मिलता है कि इनमें इनफ्रिक्वेंटली रीजनरेशन होता है, बहुत फास्ट नहीं होता लेकिन हो जाता है इनमें, है ना। एक लिमिट के, जैसे फाइब्रोटिक टिश्यू हो गए तो फिर नहीं होगा, ये आगे की बात है, छोड़ो। नेक्स्ट बात अपन देखते हैं नो रीजनरेशन टिश्यू। नो रीजनरेशन टिश्यू, नो रीजनरेशन टिश्यू क्या होता है कि इनमें तो रीजनरेशन होगा ही नहीं, नॉट एबल टू रिप्लेस डैमेज टिश्यू। एक बार जो टिश्यू डैमेज हो गया उसको रिप्लेस करने की इनके पास कैपेसिटी नहीं होती, नॉट एबल टू रिप्लेस डैमेज टिश्यू। समझ में आई ये बात कि इनके पास वो इतनी पावर नहीं होती, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि डैमेज टिश्यू को ये क्या कर पाए, रिप्लेस कर पाए, है ना। या क्या कहते हैं लिमिटेड भी, कई जगह लिमिटेड भी लिखा था, लिमिटेड कैपेसिटी, है ना, लिमिटेड कैपेसिटी भी लिखा आता है। इसके एग्जाम्पल पे अपन जाए तो 2 एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं फेमस है, तो नर्वस टिश्यू। कहा जाता है कि एक बार आपके न्यूरॉन डैमेज हो गए, एक बार आपके न्यूरॉन डैमेज हो गए तो उसके बाद में वो रिपेयर नहीं होते। आपने फेमस केस सीवीए, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, एक बीमारी होती है जिसको अपन स्ट्रोक भी बोलते हैं, स्ट्रोक बोलते हैं। अरे स्ट्रोक नहीं बोलते, आप पैरालिसिस तो जानते हो ना, लकवा आ जाना। इसमें क्या होता है, इसमें एक बार नर्व डैमेज हो जाती है, इसमें क्या होता है नर्व डैमेज हो जाती है, और आप जानते हो कि एक बार नर्व डैमेज हो गई तो वो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकती है। एक बार नर्व डैमेज हो गई वो दोबारा रिपेयर नहीं होगी, इसलिए कहते हैं कि एक बार पैरालिसिस आ गया वो दोबारा ठीक नहीं होता है, एक बार पैरालिसिस आ गया वो दोबारा ठीक नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो भी आप ये मान के चलो कि उनमें भी बहुत लिमिटेड कैपेसिटी होती है रीजनरेशन। एक बार हार्ट की मसल डैमेज हो गई, हार्ट की मसल से एक बार डैमेज हो गई तो बहुत कम उनमें वो है कैपेसिटी की वो दोबारा हील हो सकती हैं। तो इस तरीके से अपन ने पढ़ा कि टिश्यू रीजनरेशन मैक्सिमम आपको एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलेगा, यदि मिनिमम की बात करें तो नर्वस टिश्यू में देखने को। 3 टाइप के अपन ने इसको डिवाइड करा है, 3 पार्ट ना बोल के टाइप बोलो तो ज्यादा बेटर रहेगा, पार्ट नहीं टाइप। 3 टाइप के होते हैं, एक क्विकली रीजनरेशन, इनफ्रीक्वेंटली एंड नो रीजनरेशन। क्विकली में एपिथेलियल टिश्यू आता है, स्किन हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गई, ग्लैंड्स आ गई। इनफ्रीक्वेंटली में अपन बात करें तो लिवर, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू आता है। ये नो में आपके नर्वस टिश्यू एंड कार्डियक मसल्स आ जाएगी। इसके बाद में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो लिखो नोट डाल के कि देखो जैसे वुंड हीलिंग होता है, टिश्यू रिपेयर होता है। मैं बात करना चाहता हूँ टिश्यू रिपेयर की, कि जब भी टिश्यू रिपेयर होता है तो या तो टिश्यू रिपेयर बोल लो या इस कंडीशन को अपन वुंड हीलिंग भी बोल सकते हैं। तो आप आगे जाके पढ़ोगे वुंड हीलिंग ऐसे 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, 4 स्टेज में कंप्लीट होता है।
आगे जाके अपन पढ़ेंगे। लेकिन इनमें होता क्या है, 4 स्टेज में होगा क्या कि यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्रेनुलेशन टिश्यू बनते हैं, इन्फ्लामेशन होता है, और उन इन्फ्लामेशन की वजह से ग्रेनुलेशन टिश्यू बनते हैं। ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से वहां पे वुंड है वो हील होता है, वहां पे वुंड हील होगा। इस तरह से यहाँ पे टिश्यू रिपेयर होता है। लेकिन इसका एक दो कॉम्प्लिकेशन आते हैं, इसके दो कॉम्प्लिकेशन आते हैं कि जो टिश्यू रिपेयर होता है ना, जब टिश्यू रिपेयर होता है तो यहाँ पे वुंड हीलिंग के साथ होता है। यदि बहुत ज्यादा टिश्यू रिपेयर हो गया, या कह सकते हैं एक्सटेंसिव टिश्यू रिपेयर हो जाता है, तो आपको पता है वहां पे एक अलग सा ही एक स्कार बन जाता है, वहां पे स्कार बनने लग जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं, स्कार मत बोलो, वहां पे फाइब्रस टिश्यू बनने लग जाते हैं। क्या बनने लग जाते हैं? फाइब्रस टिश्यू बनने लग जाते हैं। जो आप जानते हो कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था, फाइब्रस टिश्यू ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हाइपरट्रोफिक स्कार, और एक होता है कीलोइड। आपको बाद में समझाएंगे होता क्या है, अभी आप ध्यान रखो। आप ये गूगल पे इमेज देखना, यदि आपके जहां भी कोई घाव हो जाता है, कट लग जाता है, तो उस जगह जब घाव भरता है तो अलग सी स्ट्रक्चर आ जाती है, एक स्कार से एक धब्बे से पड़ जाते हैं। यदि आपका धब्बा नॉर्मल वुंड के अंदर ही रहता है कि अलग सी ही उस पे स्किन आ जाती है, तो उसको हाइपरट्रोफिक स्कार बोलते हैं। लेकिन यदि वो आपके वुंड से बाहर जाके ऊपर उभर के आने लग जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कीलोइड बोलते हैं। आपको बाद में अच्छी तरह बताऊंगा। लेकिन ये सब क्या है, कीलोइड हो गया, हाइपरट्रोफिक स्कार, ये कॉम्प्लिकेशन होता है वुंड हीलिंग का, टिश्यू रिपेयर का कॉम्प्लिकेशन होता है। और इन टिश्यू को अपन कलेक्टिवली बोलते हैं फाइब्रस टिश्यू। क्या बोलते हैं? फाइब्रस टिश्यू। मैं बताना चाहता हूँ कि जब एक्सटेंसिव टिश्यू का रिपेयर होता है, एक्सटेंसिव डैमेज टिश्यू रिपेयर होते हैं, तो वहां पे फाइब्रस टिश्यू आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? फाइब्रस टिश्यू आने लगते हैं। और ये फाइब्रस टिश्यू है ना, वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करते हैं, नॉर्मल फंक्शन नहीं करते। ये फाइब्रस टिश्यू नॉर्मल फंक्शन नहीं करते, ये बिल्कुल लीस्ट फंक्शन होता है इनका, या ये उस ऑर्गन का कोई काम नहीं हो जाता है। वो फाइब्रस टिश्यू बन गए, अब वहां पे कोई काम नहीं करेंगे ये ऑर्गन। ठीक है, तो ये पॉइंट पे अपन ने देखा कि टिश्यू रिपेयर होता है तो वहां पर कुछ एबनॉर्मल फाइब्रस टिश्यू जमा होने लगते हैं, और उन एबनॉर्मल फाइब्रस टिश्यू है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं करते हैं उस ऑर्गन का, वो बिल्कुल लीस्ट फंक्शन करते हैं। ठीक है, इसके दो एग्जांपल बता दिए मैंने, कीलोइड और हाइपरट्रोफिक स्कार होते हैं। ठीक है, अब अपन जो देखते हैं वो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की कितनी मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है? कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनको अपन पढ़ते हैं, मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। मेनली जो मेम्ब्रेन होती है वो दो टाइप की होती है, दो टाइप की मेम्ब्रेन अपन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक तो होती है एपिथेलियल मेम्ब्रेन, एक तो अपन पढ़ेंगे एपिथेलियल मेम्ब्रेन, और एक अपन पढ़ते हैं वो होगी अपनी साइनोवियल मेम्ब्रेन। सॉरी ज्यादा डार्क हो गया। एक अपन पढ़ेंगे साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, अपन पहले स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल मेम्ब्रेन। एपिथेलियल मेम्ब्रेन, एपिथेलियल मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसी मेम्ब्रेन जो कंपोज्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू। अरे जिनमें एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, ऐसे मेम्ब्रेन जिनमें एपिथेलियल टिश्यू पाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एपिथेलियल मेम्ब्रेन। लेकिन ये गलत है, ओनली एपिथेलियल टिश्यू वाली कोई एपिथेलियल मेम्ब्रेन बोलेंगे या नहीं? जिसमें एपिथेलियल टिश्यू आ गया वो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, उसमें और भी टिश्यू हो सकते हैं। जैसे नॉर्मल एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है ना, इसकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है, सुपरफिशियल लाइनिंग होती है, वो तो बनेगी एपिथेलियल टिश्यू से, वो तो बनेगी एपिथेलियल टिश्यू से। और जो डीप होती है, जो अंदर की लाइनिंग होती है, वो बनती है आपके कनेक्टिव टिश्यू से। आपको आगे मैं समझाऊंगा कैसे, कि इसमें दोनों तरह के टिश्यू होते हैं, लेकिन इसमें एपिथेलियम टिश्यू भी पाया जाता है, इसलिए इसको एपिथेलियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं।
तो एपिथेलियल मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? ऐसी मेम्ब्रेन जो कि एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है और उनकी जो डीप लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ऐसी मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं? एपिथेलियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अपनी पूरी बॉडी में यदि हम एग्जाम्पल की बात करें तो दो एपिथेलियल मेम्ब्रेन अपन को देखने को मिलती है। ठीक है, पहली होती है म्यूकोसल म्यूकोसल मेम्ब्रेन। म्यूकोसल मेम्ब्रेन एक एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है। दूसरी होती है सीरस मेम्ब्रेन। कौन सी होती है? सीरस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो याद रखना म्यूकोसल मेम्ब्रेन और सीरस मेम्ब्रेन दो एपिथेलियल मेम्ब्रेन के एग्जांपल होते हैं। इसमें अपन पहले देखते हैं म्यूकोसल मेम्ब्रेन को कि म्यूकोसल मेम्ब्रेन क्या होती है। म्यूकोसल मेम्ब्रेन शॉर्ट में अपन इसको म्यूकोसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं होता क्या म्यूकोसा। पहली बात तो म्यूकोसा आप सब जानते हो कि आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है या जीआई ट्रैक्ट है, तो जीआई ट्रैक्ट है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, उसमें बिल्कुल जो लाइनिंग होती है, उसकी जो लाइनिंग होती है वो आप जानते हो मॉइस्ट मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट लाइनिंग होती है, बिल्कुल नमी वाली लाइनिंग होती है, कवरिंग होते हुए। आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आप ब्रोंकाई इनको देखो या जीआईटी में देखो, आपकी ओरल कैविटी को देखो तो बिल्कुल मॉइस्ट गीली गीली सी होती है ये। इसको अपन क्या बोलते हैं? म्यूकोसा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है ना, इसलिए मॉइस्टनेस कहां से आती है, मॉइस्चर कहां से आता है? तो ये भी ध्यान रखना कि इनकी लाइनिंग होती है, सुपरफिशियल लाइनिंग होती है। आपको पता है कि इनकी सुपरफिशियल तो इनमें क्या पाई जाती है? आपके एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, और एपिथेलियल टिश्यू में सिक्रेटरी ग्लैंड भी पाई जाती है। सिक्रेटरी ग्लैंड पाई जाती है। आपको बताया था यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है गॉबलेट सेल, तो गॉबलेट सेल इनमें पाई जाती है और उस गॉबलेट सेल से यहाँ पे क्या होता है? म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। उससे क्या होता है? म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, और वो ही म्यूकस अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जीआईटी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसको प्रिवेंट करता है ड्राइनेस से। टू प्रिवेंट ड्राइनेस एंड इंजरी। देखो कोई चीज जब थोड़ी मॉइस्ट रहती है ना तो उसमें इंजरी के चांस कम हो जाते हैं, जबकि कोई ड्राइनेस आ जाती है तो वहां पे इंजरी के चांस ज्यादा हो जाते हैं। जो केमिकल मैकेनिकल इंजरी से भी प्रिवेंट करता है ये म्यूकस। ड्राइनेस से तो बचाता है, साथ ही साथ जो केमिकल या मैकेनिकल इंजरी होती है उससे भी इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। साथ ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, तो देखो मैंने बताया था जीआईटी ट्रैक्ट में पाई जाती है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो जीआईटी ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस लाइनिंग है वो क्या ड्राइनेस से बचाती है। दूसरी बात अपन ने पढ़ा कि ड्राइनेस से बचाने के साथ में वो इंजरी से बचाती है। साथ ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये क्या करती है? जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको ट्रैप करने का भी काम करती है। जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको ट्रैप करने का काम भी करते हैं और उनको अंदर एंट्री से मना करती है। उनकी जो एंट्री है उसको क्या कर देती है? कैंसिल कर देती है। तो ये अपन ने जगह म्यूकस लाइनिंग जो आपके मॉइस्ट होता है वो आपके जीआईटी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल या आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती है। इसका काम होता है उसको डैमेज होने से बचाना, उसको ड्राइनेस होने से बचाना, साथ ही इंजरी से उसको बचाना। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक और काम होता है इसका, क्या? कि जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनसे प्रिवेंट करना। म्यूकस है उनको अपने ओर चिपका लेता है और जब चिपक जाते हैं तो उनको अंदर एंट्री नहीं करने देता। मैं ये कह रहा हूं कि ये ओनली एपिथेलियल टिश्यू की नहीं बनी होती है म्यूकोसा मेम्ब्रेन। म्यूकोसा मेम्ब्रेन की जो सुपरफिशियल लेयर है वो एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है, चाहे वो कॉलमनार हो, चाहे वो क्यूबोइडल हो सकता है स्क्यूमस भी हो। मेनली कॉलमनार क्यूबोइडल देखा जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो स्ट्रेटिफाइड होता है, सॉरी सिलेटेड होता है। साथ ही अपन ने ये बताया कि जो इसकी डीप लेयर होती है, जो आपके एपिथेलियम टिश्यू के नीचे वाली लेयर होती है वो आपके कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होगी, मेनली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, कोई सा भी कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट अपन देखते हैं वो आती है आपकी सीरस मेम्ब्रेन। कौन सी आती है? सीरस मेम्ब्रेन। अब सीरस मेम्ब्रेन क्या होती है आप सब जानते भी होंगे, इसको अपन सिरोसा भी बोलते हैं।
इसको बोलते हैं अपन सिरोसा भी बोलते हैं, इसको सिरोसा भी बोलते हैं, ये बात क्लियर है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये होती क्या है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। और मेनली ये इसमें दो लेयर पाई जाती है। डबल मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है? कि जो आउटर लेयर होती है उसको तो अपन बोलते हैं पैराइटल लेयर, और जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं अपन विस्केरल लेयर, ठीक है। जो इनर होती है उसको तो विस्केरल बोलते हैं, और जो आउटर होती है उसको अपन बोलते हैं पैराइटल लेयर बोलते हैं। क्लियर? तो अपन ने देखा कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, आउटर को तो अपन बोलते हैं पैराइटल, इनर को बोलते हैं विस्केरल। और इनके बीच में बिटवीन जो स्पेस पाया जाता है, इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसमें एक फ्लूइड रिलीज होता है। इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको अलग अलग नाम देते हैं। हर कैविटी के हिसाब से उस स्पेस को अलग अलग नाम देते हैं। पेरिकार्डियल स्पेस बोल देंगे, या प्लूरल स्पेस बोलेंगे, या अपन पेरिटोनियल स्पेस बोलेंगे, कुछ भी स्पेस बोलते हैं। उसमें जो ये जो लाइनिंग है, जो ये लाइनिंग है वो एक फ्लूइड रिलीज करते हैं, उसको अपन बोलते हैं सिरोसा फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सिरोसा फ्लूइड, है ना। ये वाटरी होता है, बिल्कुल पानी जैसा होता है। क्लियर हुई ये बात? ये बिल्कुल पानी जैसा होता है या वाटरी होता है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल बता देता हूं कि कहां कहां ये पाई जाती है। ये कहां कहां पाई जाती है, ये एग्जाम्पल अपन देखते हैं। ये मेनली आपको देखने को मिलेगी, वो पहला देखने को मिलता है आपको प्लूरल, प्लूरल कैविटी में। तीन जगह देखने को मिलता है अपनी ह्यूमन बॉडी में। पहला देखने को मिलता है प्लूरल कैविटी में। आपको पता है ये अपने जैसे लंग्स होते हैं, ये लंग्स हैं, ये लंग्स होते हैं। तो ये जो लंग्स होता है इसकी कवरिंग भी डबल मेम्ब्रेन की होती है। जितने भी ऑर्गन है उनको वाइटल करके रखते हैं। ये डबल कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी। एक अपन देखते हैं पैराइटल प्लूरा, और एक अपन देखते हैं, एक देखते हैं अपन पैराइटल प्लूरा और विस्केरल प्लूरा। आपने देखा होगा पैराइटल प्लूरा और विस्केरल प्लूरा। और इन दोनों के अंदर आप देखते हो कि इनके बीच में क्या पाया जाता है? प्लूरल स्पेस, जिसमें प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। ये भी क्या है? सिरोसा मेम्ब्रेन है। ये भी एक क्या है? सिरोसा मेम्ब्रेन या सीरस मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये फ्लूइड है, इसको सिरोसा बोलते हैं। एक्चुअली ये सिरोसा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है सीरस बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। ऐसे ही आपको पेरिकार्डियल में देखने को मिलेगा। हार्ट के जो चारों तरफ जो लेयर होती है उसमें भी देखने को मिलेगा। जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि पैराइटल और पैराइटल मेम्ब्रेन, विस्केरल पेरिकार्डियम, पैराइटल पेरिकार्डियम, और उनके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है। वो भी एक तरीके है सीरस मेम्ब्रेन है। और सबसे लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन हमको देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम आप सब जानते हो, जो भी एब्डोमेन कैविटी की कवरिंग होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसकी जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं अपन पेरिटोनियम। आप जैसे अपना पेट काटते जाओगे तो जो पूरा जितने भी आपके इंटेस्टाइन है, लिवर है, ये सब एक कैविटी के अंदर पाए जाते हैं, या एक मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं, पैक होते हैं, उसको अपन बोलते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। और जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है उसमें भी दो पार्ट होते हैं, पैराइटल पेरिटोनियम और विस्केरल पेरिटोनियम। और इनके बीच का जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड। कई बार आपके पेट में इंफेक्शन हो जाता है तो पेरिटोनियल फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसको अपन बोलते हैं एसाइटिस, पानी निकालते हैं पेट में से, है ना। तो इसको बोलते हैं अपन पेरिटोनियम। तो अपन से कोई पूछे कि लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन आपकी बॉडी में कौन सी है, तो ये लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन होती, लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन आपकी बॉडी में वो कौन सी होती है? पेरिटोनियल, पेरिटोनियम लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन। तो अपनी बॉडी में तीन ही सीरस मेम्ब्रेन है, तीन ही सीरस मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, याद रखना, जिसमें पैराइटल और विस्केरल वाले पार्ट दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। एक चीज और याद रखना, इसमें टिश्यू कौन सा होता है? आप कंफ्यूज होगे इसमें टिश्यू कौन सा पाया जाता है। तो याद रखना कि जैसे ये एक कैविटी है, मैं दोबारा बता देता हूं कि जो इनका सुपरफिशियल होता है, सुपरफिशियल जो लाइनिंग वाला पार्ट होता है, वो तो मेनली बना होता है सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम का, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम का बना होता है। जबकि जो डीप लाइनिंग होती है, जो अंदर वाली लाइनिंग होती है, वो बनी होती है आपके
क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी होती है, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू की, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, वो बनी होती है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पैराइटल है ये विस्केरल है। सपोज ऐसे कि ये है, इसमें जैसे ये प्लूरा है, तो ये अपन जानते हैं कि ये पैराइटल है और ये विस्केरल है। ठीक है, तो जो पैराइटल है इसमें जो ऊपर जो अंदर वाली है, देखो जो सरफेस है, सरफेस फ्री सरफेस वाली है, मतलब कि इसको सुपरफिशियल बोल दो या फ्री सरफेस बोल दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जो फ्री सरफेस वाली है वो तो क्या हो जाएगी आपकी सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, और जो अंदर वाली है जो फ्री सरफेस नहीं है वो हो जाएगा आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा ही विस्केरल में कि जो फ्री सरफेस है वो तो सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम है, और जो डीप है अंदर वाला जिसमें फ्री सरफेस नहीं है वो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। समझ में आ गया? मतलब कि जो ये बाहर है इसमें भी दो तरह की है, जो ऊपर है वो तो कौन सा है आपका स्क्यूमस एपिथेलियम है, और जो अंदर है वो कौन सा आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ये सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, एक बात और याद रखना कि क्या होगी कि आपने सर सीरस स्क्यूमस एपिथेलियम पढ़ाया था, जब तो आपने बताया ही नहीं कि ये टिश्यू यहाँ पाया जाता है। मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ कि जो ये कवरिंग होती है, जो ये कवरिंग होती है, जो कैविटी है, जो अपन ने पढ़ा कि तीनों कैविटी है, और कैविटी की जो कवरिंग होती है उसको अपन जो नाम देते हैं वो देते हैं अपन मीजोथीलियम। जो उसका जो फ्री सरफेस होता है उसको जो नाम देते हैं वो मीजोथीलियम होता है। जो कैविटी की जो कवरिंग होती है, जो फ्री सरफेस की कवरिंग करती है कैविटी में, उस फ्री सरफेस की कवरिंग करने वाली जो टिश्यू होते हैं उसको लेयर को क्या नाम देते हैं अपन मीजोथीलियम नाम देते हैं। तो आपको मैंने सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम की जो ट्रिक बताई थी, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम की मैंने आपको ट्रिक बताई थी BLAME, इसमें ये बताया था बोन कैप्सूल, ये बताया था मैंने लंग एल्वियोलाई, और ये बताया था मैंने मीजोथीलियम, बताया था नहीं मीजोथीलियम, और ये बताया था एंडोथीलियम। तो जो मीजोथीलियम अपन ने बात करना, मीजोथीलियम क्या होता है, ये मीजोथीलियम आपकी जो ये कवरिंग है ना, ये कवरिंग, इसी की जो अंदर वाली लेयर है जिसपे आपको टिश्यू देखने को मिल रहा है, जिसपे स्क्यूमस एपिथेलियम देखने को मिल रहा है, यही आपका क्या होता है, आपके मीजोथीलियम बोलते हैं। इसके बाद में अपन ने दो मेन जो मेम्ब्रेन है उसको अपन ने पढ़ा। पहली मेम्ब्रेन अपन ने पढ़ा था म्यूकोस मेम्ब्रेन, जो एलिमेंट्री कैनाल में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिली थी। दूसरी अपन ने सीरस मेम्ब्रेन बताया जो प्लूरल फ्लूइड, सॉरी प्लूरल में देखने को मिली थी, पेरिकार्डियम में और पेरिटोनियम में देखने को मिली थी। एक मेम्ब्रेन और है जो कि एपिथेलियम नहीं है, वो एपिथेलियम नहीं है, उसका नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन। इसका नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये एपिथेलियम मेम्ब्रेन नहीं है, नॉट एपिथेलियल मेम्ब्रेन। ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन नहीं है क्योंकि इसमें एपिथेलियल टिश्यू नहीं पाया जाता, ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन नहीं है बिकॉज एब्सेंट ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। इसमें एपिथेलियम टिश्यू नहीं पाया जाता है, इसलिए अपन इसको क्या नहीं बोलते, एपिथेलियल मेम्ब्रेन नहीं होती। साइनोवियल मेम्ब्रेन आपकी एपिथेलियल मेम्ब्रेन नहीं होती। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई कहां जाती है, जो भी आपके साइनोवियल जॉइंट होते हैं, जो भी साइनोवियल जॉइंट होते हैं या मूवेबल फ्री जॉइंट होते हैं, मूवेबल जॉइंट होते हैं, तो उनको साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। तो उन साइनोवियल जॉइंट की जो कवरिंग होती है, साइनोवियल जॉइंट की जो कवरिंग होती है वो बनाती है आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन। जितने भी साइनोवियल जॉइंट है, चाहे आपके DIP PIP फिंगर वाले हो गए, सबसे बड़ा साइनोवियल जॉइंट होता है वो अपने नी हो गया, जितने बॉल एंड सॉकेट वाले जॉइंट हो गए, जितने भी जॉइंट है उसकी जो कवरिंग होती है उसको अपन साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन कवर करके रखती है। जैसे सपोज करो कि ये अपन नी है, ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन इनको कवर करके रखती है, मेम्ब्रेन जो इनको कवर करके रखती है, ये भी दो टाइप की मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर। ठीक है, तो ये इसको अपन बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन, और ये भी एक फ्लूइड का रिलीज करती है, और जो फ्लूइड ये रिलीज करती है उसको अपन बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड। जो फ्लूइड ये रिलीज करती हैं, जिस फ्लूइड को ये रिलीज करते हैं उसको अपन बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ये बिल्कुल वाटरी होता है, पानी जैसा होता है ये भी, और स्टिकी होता है, बिल्कुल जैसे चिपचिपा सा होता है, स्टिकी होता है, और पानी जैसा ये होता है, सॉरी पानी जैसा नहीं, ये ऑयली होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये होता है ऑयली।
बिल्कुल ऑयली स्टिकी होता है, चिपचिपा सा होता है। क्यों? क्योंकि ये काम होता है ल्यूब्रिकेंट का। ल्यूब्रिकेंट जानते हो? बिल्कुल एक तरह से ग्रीस जैसा काम करता है, ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, फ्रिक्शन से इनको बचाता है, साथ में नरिश भी करता है, इनको न्यूट्रिएंट भी देता है, खाना भी देता है। ये अपन आगे पढ़ेंगे। ये साइनोवियल फ्लूइड है जो इन मेम्ब्रेन को खाना देता है, इन जॉइंट को, ये जो हाइलिन कार्टिलेज है इनको खाना देता है ये साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है। और ये इनके बीच में फ्रिक्शन से भी बचाता है। जैसे ये हड्डियां जब ये साइनोवियल फ्लूइड ओल्ड एज में जाके खत्म हो जाता है, जिसको क्या होता है ग्रीस खत्म हो गई, तो ये बोन आपस में टकराने लगती हैं, ये बोन आपस में टकराने लगती है, कार्टिलेज आपस में टकराने लगती है और अपन को दर्द होने लगता है। ठीक है। तो ये सब को अपन बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू नहीं पाया जाता, इसलिए ये एपिथेलियल मेम्ब्रेन नहीं होती। इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। क्या पाया जाता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसलिए अपन ने इसको एपिथेलियल मेम्ब्रेन नहीं बोला है। ठीक है, क्लियर? तो अपना चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आपको मैं एक रूल बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको रोज एंड विल्सन में कुछ आपको क्लिनिकल मिलेगा। इसके बाद में जैसे आप एनाटॉमी पढ़ लेते हो तो उससे रिलेटेड कुछ डिजीजों को और बताया जाता है। ये डिजीज अपन को यहाँ पे पढ़नी नहीं होती है, अपन को ये डिजीज यहाँ पे नहीं पढ़नी होती है, आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। अब एग्जामों में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आती है, डिजीज नहीं आती है। कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज है उनको मैं बता दिया करूंगा, क्योंकि डिजीज को अपन डिटेल में पढ़ते हैं मेडिसिन में, सर्जरी में, इनमें अपन इनको डिटेल में पढ़ते हैं। आपके एग्जाम में नहीं आएंगे डिजीज से क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ। एक आपके रोज एंड विल्सन बुक है, ये क्लिनिकल वाला पार्ट इसमें दे रखा है। कि बुक भी, कोई सी भी बुक ऐसी नहीं है जो क्लिनिकल डिजीजों को एनाटॉमी में पढ़ा रही है। ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे, जैसे कि टिश्यू से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो कैंसर पढ़ा रखा है इसने, नियोप्लाज्म ट्यूमर को पढ़ा रखा है, लेकिन उस ट्यूमर को अपन डिटेल में पढ़ते हैं ओंकोलॉजी में। मेडिसिन में एक चैप्टर आता है ओंकोलॉजी, उसमें डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे अपन को नहीं पढ़ना। कभी आपके पास क्वेश्चन भी नहीं आएगा फर्स्ट ईयर में कि ट्यूमर के बारे में बताओ, वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से पूछेगा, मेडिसिन का पार्ट नहीं पूछेगा। तो ये मत घबराओ कि ये नहीं पढ़ाया गया है, हमको डिजीज वाला पोर्शन छोड़ दिया, वो नहीं पूछा जाता है। वैसे चाहो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा वो भी। यदि आप ओंकोलॉजी की प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो आपको वो सब भी मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे अपन को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अपन ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ओके।